हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो में से पहला वीडियो है। इसमें हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के क्वेश्चन और उनकी डिटेलिंग। मतलब अगर कोई क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है तो उसकी पूरी डिटेल कि वो है क्या और उससे बनने वाले बाकी क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ने हैं, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लगभग 50 to 55 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपाय बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने में मदद करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार नियोजन एवं बच्चों के जन्म में अंतराल। ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन तीसरा, पोषण संबंधी शिक्षा। या फिर ऑप्शन डी, स्तनपान को बढ़ावा। क्वेश्चन क्या था? कुपोषण की रोकथाम करने में मदद। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं दी गई हैं, ये बच्चों के कुपोषण की रोकथाम में मदद करेंगे। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? दोस्तों, दस्त के उपचार का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना। तो ये तो दस्त के उपचार के सहायक हैं, ऐसे उपचार होगा दस्त का। दूसरा, यह निर्जलीकरण, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना। तो ये तो उपचार के लिए करना चाहिए। तीसरा, बच्चे का पेट भरना, ये भी करना चाहिए। आंसर पूछा है, महत्वपूर्ण भाग नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर, जिसमें लिखा है आहार में तैलीय और मसालेदार भोजन शामिल करना। तो यही इसका महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अब बात आई है किसकी? दस्त के उपचार से रिलेटेड। तो हम देखेंगे दस्त क्या है, दस्त क्यों होता है। तो दस्त को डायरिया भी कहते हैं सबसे पहले, और ये आंत्र पथ में संक्रमण का लक्षण है। दोस्तों, दस्त जो है जीवाणु, विषाणु और परजीवी जीवों के कारण होता है। ये कोई एक के कारण नहीं होता। आपका वायरस, बैक्टीरिया एंड परजीवी, प्रोटोजोआ, तीनों के ही कारण हो सकता है क्या? दस्त। संक्रमण और होता क्यों है, कैसे होता है ये दस्त? तो दोस्तों, संक्रमण दूषित भोजन या पानी पीने के माध्यम से फैलता है ये, या कहे कि खराब स्वच्छता के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दस्त का जो वायरस है, किस वायरस के कारण होता है? तो ये रोटा वायरस के कारण होता है। और वहीं बात करें जीवाणु कौन सा है जिसके कारण दस्त होता है, तो वो है साल्मोनेला या ई कोलाई जीवाणु। वही बात करें इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पाचन तंत्र, और आंतों में सूजन आती है इसके थ्रू। पाचन तंत्र से जुड़ी एक समस्या है जिसमें मल पानी की तरह पतला होता है इस दस्त के थ्रू। निदान कैसे होगा? तो सुरक्षित पानी पीना, साफ सफाई रखना, साबुन और पानी से हाथ धोते रहना। इसके लिए रोटा वायरस टीकाकरण भी बना दिया गया है। इसे और बोला जाए कि इसे और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो एक तो आपका हो गया है दस्त को डायरिया भी कहेंगे। दूसरा, पेट का फ्लू या गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसा रोग है, तो यह एक संक्रामक रोग है। इलाज की बात करें तो इलाज होगा मौखिक पुनर्जलीकरण से, और इसमें तरल पदार्थ के नुकसान के कारण निर्जलीकरण हो जाता है और बार 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 जो है मल त्याग करना पड़ता है। दिन में कम से कम 3 बार मल त्याग करना पड़ता है, तो वो स्थिति कहलाती है दस्त। वही बात करें कि जब मल में खून दिखाई दे तो इसे पेचिस कहते हैं। दोस्तों, अब इसका इलाज तो बता दिया गया है कि इस निर्जलीकरण को आपको जल की मात्रा पर्याप्त करनी है। कैसे करेंगे? आपको ओआरएस घोल देनी है। ओआरएस का मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तरल पदार्थ है एक, जो कि पानी, नमक और शक्कर के थ्रू बनाया जाता है।
और इसका उपयोग किया जाता है निर्जलीकरण के इलाज के लिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब नमक, और कार्बोहाइड्रेट आपको चीनी से मिल जाता है, इसलिए नमक और चीनी का मिश्रण पानी में घोलकर बनाया भी जा सकता है घर पर भी, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप घर पे बनाने के लिए। और जब भी दस्त की बीमारी हो, लू हो लगी हो, उल्टी हो, तो इन स्थितियों में आप ORS दे सकते हैं। तो हम क्या देख रहे थे? दस्त में आप ORS घोल देकर निर्जलीकरण की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है दस्त संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन, डायरिया संबंधी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फल, सोयाबीन, दूध और चावल। तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत पूछा गया है, तो दिए गए ऑप्शन में से सोयाबीन जो है वो समृद्ध स्रोत है किसका? प्रोटीन का। अब यहीं पे बात करें कि सोयाबीन के अलावा और कौन कौन से स्रोत हैं प्रोटीन जहाँ से हमें मिल सकती है, तो मूंगफली हो गया, दाल हो गए, मांस, मछली, अंडा, तो इन सब से प्रोटीन मिलती है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बात करें कि 100 ग्राम में कितना सोयाबीन वो प्रोटीन मिल जाएगा सोयाबीन खाने से, तो 43 ग्राम आपको मिलेगी 100 ग्राम में प्रोटीन सोयाबीन से। वही बात करें मूंगफली से, तो मूंगफली से 31 ग्राम मिलेगी। फिर दाल की बात करें तो दाल से 25 ग्राम मिलेगी प्रोटीन आपको 100 ग्राम में से। और बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं, फल, दूध, चावल, तो ये जो हैं, अगर पूछा जाता है कि प्रोटीन सबसे कम किस में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आपका फल, दूध और सब्जी। तो इनसे प्रोटीन सबसे कम मात्रा में प्राप्त होती है। अगला सवाल है, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, फल व सब्जी, अनाज, दाल व दूध। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है फल व सब्जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि विटामिन सी के जो स्रोत हैं जैसे फल व सब्जी, तो क्या इनको गर्म करने से विटामिन सी बना रहता है या नष्ट हो जाता है? तो आपको आंसर करना है कि विटामिन सी के जितने भी स्रोत हैं, अगर इनको गर्म किया जाए तो इनमें से विटामिन सी ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन सी के स्रोतों को गर्म करके करना नहीं चाहिए ज़्यादा, नहीं तो विटामिन सी इनमें नहीं रह जाता। अगला सवाल है, ICMR 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता कितने किलो कैलोरी है? तो ICMR 2010 के अनुसार पूछा गया है, तो इसमें है आपका 2320 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब सवाल बनेंगे, ICMR 2020 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा आवश्यकता बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2110। निष्क्रिय पुरुषों के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता है 2020 के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा कितना? 2110। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रसव पूर्व देखभाल का एक अच्छा लक्ष्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, माता को स्वस्थ रखना, तो ये तो अच्छा लक्ष्य है, एक सही लक्ष्य है। दूसरा, समय भार सामान्य से कम होना एवं नवजात शिशु के संक्रमण आदि समस्याओं की रोकथाम में मदद, तो ये भी लक्ष्य है। और तीसरा, समान प्रसव करवाना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है प्रसव पूर्व देखभाल की। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, गर्भावस्था में किस ऊर्जा स्रोत से बचना चाहिए? दोस्तों गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल से बचना चाहिए, बाकी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बस इनकी तो अति आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। तो बचना किससे चाहिए? तो वो आपको बचना है अल्कोहल से। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, वह क्या कहलाता है?
तो ये कहलाएगा दोस्तों इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन अर्थात प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण एक टीकाकरण की तरह ही कार्य करता है, पर यह टीकाकरण नहीं है। ये क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग सारे शिफ्ट में, सारे जितने भी दिन एग्जाम हुआ था 2017 में, सब में पूछा गया था प्रतिरक्षीकरण संबंधी प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रतिरक्षीकरण देखा जाए तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, किसी एजेंट के रूप में और भी ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो वह कहलाता है आपका प्रतिरक्षीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, कार्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर वृद्धि हार्मोन में कमी कर देता है जिससे बच्चा क्या हो जाता है। तो अगर वृद्धि हार्मोन में कमी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे में वृद्धि होना बंद हो जाएगी, तो बच्चा जो है वृद्धि रोध से पीड़ित हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और बात करें वृद्धि रोधक हार्मोन की, तो इसे एब्सिसिक अम्ल भी कह सकते हैं, ABA वृद्धि रोधक हार्मोन, जो कि दुर्लभ विकारों का समूह है जिसे शरीर विकास के हार्मोन GH अर्थात ग्रोथ हार्मोन, एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन को बाधित करता है। शरीर की सामान्य प्रक्रिया को रोककर शरीर की बनावट में परिवर्तन करने वाले हार्मोन में से एक है शरीर का विकास रोकने वाले हार्मोन। इसीलिए वृद्धि रोध से पीड़ित होता है बच्चा। से ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ABA कहेंगे अर्थात वृद्धि रोधक हार्मोन या एब्सिसिक अम्ल। इसी की तरह एक होता है HGM अर्थात ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता को सामान्य से कम पोषण मिलने से किस पर प्रभाव पड़ता है? क्या माता के दूध की मात्रा पर या माता के दूध की गुणवत्ता पर? तो दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा सामान्य से कम पोषण मिलने पर। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना है आपको, जैसे पोलियो बंदर, प्लेग चूहा। तो कहने का मतलब यह है कि क्या चूहा के काटने से प्लेग होता है, या फिर अगला है फीता कृमि, क्या सूकर के संक्रमण से फीता कृमि होता है, या मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो क्या इनमें से गलत कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोलियो बंदर के काटने या बंदर के संपर्क में आने से नहीं होता, और बाकी के सही हैं। तो देखा जाए फीता कृमि देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेग दिया है, प्लेग चूहा। तो प्लेग जो है इसे टाउन भी कहते हैं, प्लेग भी कहते ही हैं, और पेस्ट भी कहते हैं, जो कि कृंतक प्राणियों का रोग है, अर्थात काटने वाले प्राणियों का रोग है। और इसका जो जीवाणु है ना, प्लेग का जीवाणु, वो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु। यह प्रत्यक्ष रूप से संसर्ग और पिस्सू के दंश से आदमी को ये रोग होता है। वहीं बात करें, ये जो पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है, इसकी खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई? तो ये की गई 1894 में इसकी खोज, और खोज करता है किट्टा साटो और यर्सिन। तो ये था प्लेग, जो कि चूहा को हम कह सकते हैं कृंतक प्राणी, इसके थ्रू फैलता है। दूसरा है फीता कृमि, सूकर। तो फीता कृमि जो है अमेरुदंड परजीवी के थ्रू होता है। यह रीढ़धारी प्राणियों में निवास करता है। यह इंसान के अंदर, फीता कृमि जो है इंसान के अंदर सुअर का मीट खाने से होता है। इसे और क्या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइडाटेड रोग, हाइडेटिडोसिस रोग, या इचनोकॉकल रोग। नेक्स्ट है मलेरिया मच्छर। तो मलेरिया, इसे दुर्बात भी कहेंगे,
वाहक जनित संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के थ्रू होता है। वाहक की बात करें तो वाहक है मादा एनाफिलेज मच्छर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में या ऑप्शंस के बारे में पूरी डिटेल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोलियो बंदर। अगला सवाल है, शरीर में प्रोटीन इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो प्रोटीन के बारे में बताना है। तो इनमें से पहला ऑप्शन दिया गया है अम्ल क्षार संतुलन, जिसमें प्रोटीन बफर का कार्य करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल प्रोटीन का कार्य है, सही है। दूसरा है परिवहन लाइप्रो प्रोटीन और अन्य वाहक अणु, ये भी सही है। और तीसरा दिया है प्रतिरक्षा का कार्य, जिसमें एंटीबॉडी जीवाणु और विषाणु से जुड़ जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है, कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से जो संक्रामक रोग नहीं है वो है रतौंधी। रतौंधी जो है ये विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं, संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग आपके इन्फ्लुएंजा, खसरा, क्षय रोग, इनके अलावा भी वायरस से होने वाले कई रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, परजीवी से होने वाले रोग हैं। तो इनके अलावा भी बात करें तो जैसे आपका डेंगू, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, A, C, D, E, ट्यूबरकुलोसिस तो है ही, पोलियो, मलेरिया, हुकवर्म, क्षय, टेटनस, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, तो ये सारे संक्रामक रोग हैं। इनके अलावा इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा आंसर रतौंधी संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल है, 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया था फ्रेंड्स NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा, अर्थात उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके द्वारा। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका NRHM आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर समूह को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, साथ ही ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और ये जो है NRHM का उप मिशन है। NHM उसके द्वारा 2 मिशन लॉन्च किए गए, NRHM और NUHM। तो उप मिशन कहलाएगा किसका? NHM का। तो ये थी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल है, DPT वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए नहीं किया जा सकता? दिए गए ऑप्शन में से DPT जो है इसका उपयोग क्षय रोग के रोकथाम के लिए नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों के लिए किया जा सकता है। तो आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए DPT का टीका बनाया गया है। D फॉर होता है डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस और T फॉर टेटनेस। तीनों क्या है? संक्रामक बीमारियों से बचाती है ये वैक्सीन आपका DPT का। पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी होता है और टिटनेस लॉक। अगला सवाल है, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं अर्थात 6 से 12 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा बताएं। इसका आंसर है 1.69 ग्राम पर किलोग्राम शरीर के भार का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिकों का समूह है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो पूछेंगे दोस्तों, कार्बनिक यौगिक जो है यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, कार्बन होता है, इसमें सह संयोजन बंधन होता है, गलनांक और क्वथनांक कम होता है। कार्बनिक यौगिक जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। और कार्बनिक यौगिक में कार्बन, टेट्राक्लोराइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीज़ें
आती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन्स क्या है, तो यह है एक कार्बनिक यौगिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, शरीर में आयरन का उचित ढंग से उपयोग होने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो इसमें इसके लिए महत्वपूर्ण है एस्कार्बिक अम्ल एवं प्रोटीन। अगला सवाल है, इनमें से किसे किशोरावस्था के दौरान खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता? तो किशोरावस्था के दौरान बताना है कि खान पान से संबंधित विकार नहीं माना जाता। तो आंसर होगा आपका मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। बाकी ये तीनों ही जो दिए गए हैं ये खान पान से संबंधित विकार के उदाहरण हैं या विकार हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और ठूस ठूस कर खाना, ये तीनों ही खान पान से संबंधित विकार हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोस्तों एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना। एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रस्त अधिकांश लोग वास्तव में भूखे होते हैं। कई लोग की भूख तब तक नहीं होती जब तक कि वे बहुत दुर्बल नहीं हो जाते। खाने पीने का विकार इसे कहते हैं। ये ज़्यादातर किशोरावस्था से स्टार्ट हो जाता है, युवावस्था में भी, या फिर युवावस्था से या किशोरावस्था से कह सकते हैं कि इससे ग्रसित हो जाता है इंसान। महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। इसमें ये होता क्या है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, दोस्तों लोग इसमें क्या करने लगते हैं कि वजन एवं मोटापे के डर से कम खाना या खाने में कम दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीमित खाना खाने वाले, एक खूब खाने वाले। वही बात करें दूसरा जो दिया है बुलिमिया नर्वोसा, तो यह भी खाने से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें व्यक्ति अनियंत्रित रूप से खाना खाता है, साथ ही वजन बढ़ने से बचने के तरीके आजमाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि एक में तो भूख ही नहीं लगती बिल्कुल भी और एक में खाता ही जाता है इंसान। तो ये खाने संबंधी विकार ही हैं तीनों। बाकी मासिक धर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार या केंद्र शासित क्षेत्रों से ICDS योजना के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में कितने दिन पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया गया? तो ये अनुरोध किया गया पूरे 300 दिन के लिए, 300 दिन का पूरक भोजन प्रदान करने का अनुरोध किस योजना के तहत? तो ICDS योजना के तहत। और किनको किनको? तो 6 माह से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। अगला सवाल है, इनमें से किस रोग के उपचार में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग नहीं किया जाता? तो ORS घोल के बारे में बताना है। तो इसमें से ऑप्शंस हैं आपका मधुमेह, पेचिस, पतले मल, संग्रहणी। तो मधुमेह में उपयोग नहीं किया जाता, बाकी पेचिस में निर्जलीकरण की समस्या को खत्म करने के लिए किया जाता है, दस्त में भी यही समस्या दूर करने के लिए, और लूज मोशन में भी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें उपयोग नहीं किया जाता। फिर है अगला सवाल, टिटनेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों टिटनेस के बारे में जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, टिटनेस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, यही गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 21 दिन का, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, ट्रामा शल्यक्रिया एवं इंजेक्शन से उत्पन्न तीक्ष्ण घावों या दीर्घकालिक त्वचा क्षतियों एवं संक्रमणों में क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के बीजाणु प्रवेश कर जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है, यह क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होने वाला एक जीव विष बाधित रोग है, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पूछा है इसमें से कौन सा गलत है, तो फोर्थ गलत है। अगला सवाल है, स्तनपान के मुख्य लाभ बताएं। स्तनपान के मुख्य लाभ है, पहला लैक्टोज की कम मात्रा, मुख्य लाभ बताना है और इसमें से कौन सा नहीं है बाकी चीज़ें। तो मुख्य लाभ है इसका शक्तिशाली प्रतिरक्षा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और बाकी जो मुख्य लाभ नहीं है तो वो दिए गए हैं। अगला सवाल है,
भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया? तो ये किया गया सन 1970 में। विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों, विटामिन ए की बात आई है तो विटामिन ए की कमी से जो यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए आयोजित किया गया ये। इसे राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भी कहते हैं। उद्देश्य है कुराटोमलेशिया के कारण होने वाले पोषण संबंधी अंधेपन को रोकना। अब विटामिन ए की बात आई है तो विटामिन ए की खोज किसने की? तो की है उनकी खोज फ्रंक ने। कब? तो 1913 में। इसका रासायनिक नाम पूछे तो वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है रतौंधी रोग। स्रोत क्या क्या है जहाँ से विटामिन ए मिल सकती है? तो स्रोत है फिश लीवर, अंडे की जर्दी, मक्खन, फोर्टिफाइड दूध और क्रीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय कम भार वाले शिशु को माता के दूध में उपस्थित विटामिन की मात्रा के साथ साथ विटामिन संपूरक भी मिलने चाहिए, क्यों? तो आपको बताना है क्योंकि उनकी वृद्धि दर अधिक होती है, सही है। क्योंकि उनमें जठ रांत्रिय अवशोषण कम होता है, ये भी सही है। और क्योंकि समय से पहले जन्मे शिशुओं के शरीर में विटामिन के भंडारण अपर्याप्त होते हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते? तो रक्तचाप को कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते, बाकी सारे को करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, त्वचा के मोड़ की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि। अगला सवाल है, खसरा बच्चों में होने वाला एक तीक्ष्ण संक्रामक रोग है जो किससे होता है? तो खसरा बताना है कि किससे के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, परजीवी। तो आंसर होगा यहाँ पे विषाणु के कारण होता है। अगला, पोलियो की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पोलियो की रोकथाम के लिए ओपीवी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं बात करें पोलियो का पूरा नाम क्या है? तो पोलियो का पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस। वहीं पूछे कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो ये कब घोषित किया गया है पोलियो मुक्त देश? तो 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। इससे पहले बात करें कि सबसे पहले WHO ने किसको पोलियो मुक्त देश या पोलियो मुक्त एरिया घोषित किया गया है? तो 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूरोपीय क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद 2014 में भारत को। फिर वहीं बात करें कि पोलियो जो है, इसकी सबसे पहले पोलियो वायरस की खोज किसने की, कब की? तो पोलियो वायरस की खोज हुई 1908 में लैंडस्टीनर द्वारा। और वहीं बात करें कि पोलियो का पहला टीके की खोज किसने की या फिर पोलियो के जनक किसे कहा जाता है, पोलियो का जनक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पहले टीके की खोज की गई 1953 में जोनास एडवर्ड साल्क के द्वारा, और यही कहलाते हैं पोलियो के जनक, पोलियो के टीका के जनक जोनास साल्क, जोनास एडवर्ड साल्क इनका पूरा नाम है। अब पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की डेट पूछी जाए कब इस्टेब्लिश हुआ, तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 को स्टेबल हुआ। अगला सवाल है, कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण करने के लिए किस वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसमें गोमेज वर्गीकरण दिया है, IAP वर्गीकरण दिया है, वाटरलो वर्गीकरण दिया है। तो आंसर होगा वाटरलो वर्गीकरण। इसके थ्रू कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया गया है। 3 तरह के कुपोषण बताए गए हैं, जिसमें एक तीव्र कुपोषण, क्रॉनिक कुपोषण और क्रॉनिक आधार पर तीव्र कुपोषण की बात कही गई है।
तीव्र कुपोषण किस स्थिति को माना जाता है इसके तहत? तो जिनका वजन ऊंचाई के हिसाब से 90% से कम और उम्र के हिसाब से 95% से ज़्यादा हो तो वो तीव्र कुपोषण के अंतर्गत आएंगे। वहीं बात करें क्रॉनिक कुपोषण की, तो जिनका वजन ऊंचाई के हिसाब से 90% से ज़्यादा और उम्र के हिसाब से 95% से कम हो तो वो क्रॉनिक कुपोषण कहलाएंगे। फिर आता है क्रॉनिक आधार पर तीव्र कुपोषण। तो जिनका वजन ऊंचाई के हिसाब से 90% से कम और उम्र के हिसाब से 95% से कम हो तो वो कहलाएगा क्रॉनिक आधार पर तीव्र कुपोषण। तो वाटरलो वर्गीकरण के थ्रू इन तीनों ही कुपोषित बच्चों, तीनों तरह के कुपोषित बच्चों की बात पोषण की स्थिति का वर्गीकरण के लिए किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाटरलो वर्गीकरण। अगला है इनमें से कौन सा गलत है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 गलत है, जिसमें लिखा है वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले मृत रोगाणुओं से बने होते हैं और बाकी के ऑप्शन सही हैं। पहला है निष्क्रिय प्रतिरक्षा वैक्सीन या इंजेक्शन लगवाने के बाद घटित होता है। तो दूसरा है बीसीजी और चेचक के वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले जीवित किंतु कमजोर रोगाणुओं से बने होते हैं। तीसरा डिप्थीरिया टेटनस का नियंत्रण जीव विषाव अर्थात टॉक्साइड देकर किया जाता है। तो तीनों ही सही है, बाकी गलत पूछा है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विद्यालयी आयु की अवधि कब से कब तक की आयु को मानते हैं? तो ये मानते हैं 6 से 12 वर्ष की आयु को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला किस आयु के शिशुओं के लिए माता के दूध के अलावा पूरक भोजन भी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है? तो आंसर होगा 6 माह। अगला सवाल है इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? तो इसमें से जो है मोटापा का वैक्सीन नहीं है, बाकी आपका पोलियो, काली खांसी, टिटनेस तीनों का ही वैक्सीन बन चुका है। अगला कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटी अर्थात सुंदरता को छोड़कर, मतलब सुंदरता ही उत्तरदायी नहीं है कुपोषण की, बाकी जैविक कारण है कुपोषण के, पर्यावरणीय मितव्ययी। अगला गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो तीनों ही कारक उत्तरदायी हैं। पहला माता को सामान से कम पोषण मिलना, दूसरा मादक पदार्थ अल्कोहल या सिगरेट, और गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग। तो तीनों ही कारण उत्तरदायी हैं किसके लिए? गर्भाशय के अंदर वृद्धि धीमी पड़ जाने के लिए। अगला सवाल है क्वाशियोरकर और मरासमस के लक्षणों में मुख्य अंतर बताएं। इसका मुख्य अंतर है दोस्तों एडीमा अर्थात तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। अगला पीयूष के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन जैसे पहला है इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, तो ये तो सही है, कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की उच्च मात्रा होती ही है। दूसरा इसमें इंटरफेरॉन जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें शक्तिशाली विषाणुरोधी गुण होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ये पदार्थ होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, इसमें इंटरफेरॉन ये एक प्रोटीन होता है, तो इसी के जैसा ये आपका इंटरफेरॉन जैसा पदार्थ होता है, जो कि ये भी सही हो जाएगा। थर्ड है पीयूष में वसा की कुल मात्रा बाद में आने वाले माह की दूध से अधिक होती है, तो ये गलत है। इसमें स्टार्टिंग में वसा की तो मात्रा बहुत ही कम होती है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ है पीयूष में नवजात शिशु का पहला प्रतिरक्षीकरण होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत है ऑप्शन नंबर 3। अगला इनमें से कौन एक विषाणुजन्य रोग नहीं है? तो विषाणुजन्य रोग नहीं है पूछा है क्वेश्चन, और आंसर दिया है कि कौन सा विषाणु है। तो एड्स अगर आंसर दिया है तो एड्स जो, तो ये तो विषाणु के थ्रू ही होता है, विषाणुजन्य रोग ही है एड्स। अगर क्वेश्चन को सही माने तो आंसर गलत है, अगर आंसर को सही माने तो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे अगर विषाणुजन्य रोग नहीं है तो ये भी नहीं है, डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा ये तीनों ही नहीं है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर नहीं हटा दिया जाए तो क्वेश्चन बनेगा कि विषाणुजन्य रोग है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिर एड्स। अगला सवाल है संतुलित आहार में क्या मिलना चाहिए? दोस्तों संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% मिलना चाहिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
वहीं अगर पूछे कि प्रोटीन से कुल कैलोरी का लगभग कितना प्रतिशत होना मिलना चाहिए, तो प्रोटीन से 10 से 12%, और वसा से पूछा जाए तो वसा से 20 से 25%। हमारा अगला सवाल है, आईसीडीएस के संशोधित मानकों के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए? तो इन्हें दिया जाना चाहिए 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को रोजाना 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, और कैलोरी की बात करें तो 600 किलो कैलोरी। वहीं अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देखा जाए तो उनको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन और 300 किलो कैलोरी रोजाना दिया जाना चाहिए। और फिर आती हैं गर्भवती, धात्री माताएं और किशोरी बालिका, तो उनको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 किलो कैलोरी पर डे देना चाहिए। फिर है अगला सवाल, इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? तो दस्त जो है वायुवाहित रोग नहीं है। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स और बाकी के विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, फंगल रोग बहुत सारे हैं जो कि वायुवाहित रोग हैं। जैसे आपका टीबी, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, एंथ्रेक्स, खसरा, रुबेला, चिकन पॉक्स, कंठमाला, सामान्य सर्दी, फ्लू, क्रिप्टो कॉकोसिस, तो ये सारे ही वायुवाहित रोग हैं। पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है पूछा है, तो वो हो जाएगा आंसर डायरिया, दस्त। दस्त को संग्रहणी भी कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, कोणीय मुखपाक या एंगुलर स्टोमाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लायसाइटिस और ओष्ठ विदरता की कमी के लक्षण बताएं। दोस्तों, ये राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं। और वहीं पूछे कि राइबोफ्लेविन जो है वह कौन से विटामिन को कहेंगे, तो ये कहते हैं इसको विटामिन बी को, B2 को राइबोफ्लेविन। स्रोत है खमीर, अंडे, ब्रोकोली, गोभी, पालक, हरी फली, मटर, गेहूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला, कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है? यहाँ पे आंसर होगा कैल्शियम। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील बताना है, तो ये है बी और सी। तो ऑप्शन में से बी दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन बी। अगला, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार द्वारा कब से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1992 से, अप्रैल 1992। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें ये सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, क्या पहले इसका कुछ और नाम था? तो दोस्तों, ये 1962 में ही शुरुआत इसकी कर दी गई थी, लेकिन तब इसका नाम था राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम। परिवर्तन करके सन 1992 में इसे बनाया गया राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता या आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। और ये जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकना, खत्म करना, नियंत्रण करना। अगला सवाल है, कौन सा कारक माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिम स्थिति नहीं है? तो इनमें से नहीं है पूछा है, तो आंसर थर्ड है। माता की आयु 25 से 35 वर्ष है, तो वो जोखिम की बात नहीं है। बाकी अगर ये तीनों स्थितियां हैं, जैसे भार सामान्य से कम है तो जोखिम स्थिति है, माता की आयु 15 से कम है तो भी स्थिति जोखिम की है, और बहुत कम अंतराल पर बार बार गर्भवती हो रही है तो भी जोखिम की स्थिति है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माता की आयु 25 से 35 वर्ष होना। अगला सवाल, इनमें से कौन आईसीडीएस का उद्देश्य नहीं है? तो आंसर होगा मधुमेह रोगी पोषण। मधुमेह रोगियों का पोषण करना इस आईसीडीएस का उद्देश्य नहीं है, इस योजना का उद्देश्य नहीं है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है प्रतिरक्षीकरण, पूरक पोषण और स्वास्थ्य जांच। अगला सवाल, किसके बीच खाद्य अवकाश या फूड गैप के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा अंतर्ग्रहण एवं आवश्यकता। पूछा है PEM अर्थात प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में, कि किसके बीच के कारण को कहते हैं।
या किसके बीच के कारण उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है अंतर्ग्रहण आवश्यकता के कारण। क्वेश्चन पीईएम से रिलेटेड सारे मतलब जितने भी दिन एग्जाम हुआ है सारे एग्जाम में पूछा गया है। पीईएम फुल फॉर्म देख चुके हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसे कह सकते हैं, या फिर इसे और एक कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण, जहाँ पे हो जाता है ये प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन, तो ये भी इसे कहते हैं। यह है क्या, तो यह एक तरह का कुपोषण है दोस्तों, जो आहार में प्रोटीन की कमी और उसके अनुपात में कैलोरी की कम मात्रा के कारण होता है। पीईएम जो है बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है। यह कुपोषण का सबसे घातक रूप है। दुनिया में हर साल 2,50,000 मौतें पीईएम के कारण होते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं हैं, एक तो पहली अवस्था में क्वाशियोरकर होता है, दूसरा मरासमस और तीसरा मेरास्मिक क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के थ्रू ये होता है कि जो सबसे पहले तो ये बच्चों में प्रोटीन की कमी कर देता है, और ये बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है ये क्वाशियोरकर, और यह वह अवस्था है जिसमें शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। इसे एडमिट्स कुपोषण भी कहते हैं। और इससे क्या देखने को मिलता है कि बच्चे के जो टखने, पैर, पेट होते हैं ना, वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और बाकी का जो अंग होता है शरीर का वो कमजोर दिखता है। निदान क्या है, तो द्विपाद प्रिंटिंग एडमा द्वारा निदान इसका किया जा सकता है। तो ये रहा क्वाशियोरकर के बारे में जानकारी। पीईएम की जो सेकेंड अवस्था है मरासमस, ये वयस्कों में होता है और इसमें प्रोटीन कैलोरी इंटेक की कमी हो जाती है, अर्थात पोषक तत्वों की कमी के कारण ये होता है। फिर तीसरा स्टेज है मेरास्मिक क्वाशियोरकर, जो कि सबसे गंभीर रूप है पीईएम का। तो ये रहा पीईएम संबंधी इंफॉर्मेशन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, इनटेक एंड रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट। अगला, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अंतर्गत किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया? आंसर होगा उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, इसमें से कौन फेफड़ों के ट्यूबरकुलोसिस का एक आम लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा उच्च रक्तचाप, फिर से हाइपरटेंशन आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गर्भाशय में प्रवेश करके जन्मजात दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थों जैसे मादक पदार्थ या विकिरण आदि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विरूपजन या टेराटोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर होगा। तो एक ऐसा पदार्थ है ये जो भ्रूण के समान विकास में बाधा डालता है और जन्मजात विकलांगता का कारण बनता है। प्रभाव ये पड़ता है कि इससे समय से पहले प्रसव हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, मृत जन्म जोखिम को बढ़ावा देता है। उदाहरण है यही आपका दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मादक पदार्थ, ड्रग्स, शराब, रसायन, विषाक्त पदार्थ, तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में उपस्थित होता है? दोस्तों ये उपस्थित होता है आयोडीन। कहाँ? थायराइड ग्रंथि के हार्मोन में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला और अंतिम सवाल है, गर्भावस्था में चौक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पाइका। पाइका जो है खाने पीने का एक विकार है दोस्तों, जिसमें न खाने वाली चीज़ों को लोग खाते हैं नियमित रूप से। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, पर कभी कभी पाचन तंत्र में दिक्कत आती है, पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। इसका सेवन ज़्यादातर गर्भावस्था में किया जाता है। चौक, धूल व मिट्टी, मतलब चौक का मिट्टी खाते हैं आदतन, तो ये होता है पाइका। वहीं कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे जीडीएम, तो ये गर्भावधि में जो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो है। फिर आपका एक पीआईएच दिया है जो कि उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, जो वो भी गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप के थ्रू होता है। फिर NIDDM जो दिया है आपका, ये गैर इंसुलिन निर्भर मधुमेह है, इसे टाइप 2 मधुमेह भी कह सकते हैं। तो ये था पूरा 55 क्वेश्चन जिस पर हमने डिस्कस किया। तो ये था फर्स्ट वीडियो। ऐसे ही अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी
सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं सुपर टीच, आपको आसानी से चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, और उन बहनों को ज़रूर जो महिला एवं बाल विकास भर्ती परीक्षा की काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हैं और अभी एग्ज़ाम देने वाली हैं पर्यवेक्षक बनने के लिए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी, और जो खुली भर्ती के रूप भर रहे हैं पर्यवेक्षक के लिए, उनके लिए भी उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।